की जो कार्रवाई है वो किस तरीके की होनी चाहिए और आप अपने केसेस में किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो प्रोसीडिंग आपके खिलाफ चल रही है। हाल में ही एक भाई के केस में उसकी पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 23 के तहत में एक प्रार्थना पत्र दिया था इंटरिम आदेश लेने के लिए। उस आदेश को खारिज कराया गया। सारी जानकारी आपको बताएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि घरेलू हिंसा के बारे में। घरेलू हिंसा की जो कार्रवाई है वो किस तरीके की होनी चाहिए और आप अपने केसेस में किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो प्रोसीडिंग आपके खिलाफ चल रही है। हाल में ही एक भाई के केस में उसकी पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 23 के तहत में एक प्रार्थना पत्र दिया था इंटरिम आदेश लेने के लिए। उस आदेश को खारिज कराया गया। सारी जानकारी आपको बताएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो महिलाओं को मॉनेटरी रिलीफ दिलाने के लिए पारित किया गया। सेक्शन 12 डीवी एक्ट के तहत में आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और सेक्शन 12 के अंतर्गत सेक्शन 17 के तहत में साझी गृहस्थी में अधिकार, सेक्शन 18 के तहत में प्रोटेक्शन ऑर्डर, सेक्शन 19 के तहत में निवास का अधिकार, सेक्शन 20 के तहत में एक मेंटेनेंस के तौर पे एक राशि मंथली, सेक्शन 21 के तहत बच्चों की अभिरक्षा, सेक्शन 22 के तहत एक मुश्त रकम जो उसको हानि हुई है, उसको लॉस हुआ है मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना की वजह से, और सेक्शन 23 जो है वो एक पक्षी आदेश के लिए, अंतरिम आदेश के लिए कि जब तक मामला पेंडिंग रहे, फाइनल डिस्पोजल हो, तब तक इसको एक मेंटेनेंस इसको प्रोवाइड कराया जाए। तो ये जो प्रोसीडिंग है वो सिविल नेचर की प्रोसीडिंग है। इसमें जो रिलीफ दिए गए हैं वो सिविल नेचर के रिलीफ है, लेकिन इसकी जो कार्रवाई है वो क्रिमिनल कार्रवाई है, क्योंकि सीआरपीसी का जो सेक्शन 2D है वो कंप्लेंट को परिभाषित करता है। और जब भी कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जाता है तो वो न्यायालय उसको प्रार्थना पत्र के तौर पर उसमें स्वतः संज्ञान लेती है सीआरपीसी 190(1) के तहत में। कंप्लेंट जो है, कंप्लेंट में ये कहा गया है कि कंप्लेंट के अंदर परिवाद है, जिसमें कि मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि सीआरपीसी 200 और 202 के बयान ले, उसके बाद में संज्ञान ले। लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो सेक्शन 12 के तहत में जो प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाता है, ये प्रार्थना पत्र है, ये कंप्लेंट नहीं है। इसमें मजिस्ट्रेट स्वतः संज्ञान लेते हैं और इसमें डीपीओ रिपोर्ट तलब करते हैं और डीपीओ रिपोर्ट के आधार पर ही प्रतिवादी है यानी पति पक्ष है उनको सम्मन जारी किया जाता है। तो यहाँ पे जो मूल जड़ है वो डीपीओ रिपोर्ट है। डीपीओ रिपोर्ट जब भी बनाई जाती है एक फॉर्मेट में बनाई जाती है, उसमें बाकायदा जांच होनी चाहिए। इसके संबंध में हम ऑलरेडी पीछे एक वीडियो बना चुके हैं और इसी डीपीओ रिपोर्ट को देखते हुए
सेक्शन 23 के तहत में मजिस्ट्रेट एक पक्षी एफिडेविट के आधार पर अंतरिम भरण पोषण की राशि तय कर देता है और इसी प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20 और सेक्शन 22 के तहत में पत्नी को मॉनेटरी रिलीफ देने के लिए आदेश पारित कर देता है। क्योंकि वो जो रिपोर्ट जो होती है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, DIR रिपोर्ट, जो DPO बनाता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोविशन अधिकारी बनाता है, उसमें इन सारी चीज़ों का खुलासा होता है और वो इस चीज़ में बोलता है कि इसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, मानसिक प्रताड़ना हुई है, शारीरिक प्रताड़ना हुई है। तो इस DPO रिपोर्ट को कैसे काउंटर करना है, इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो अपना बना चुके हैं। अब बात आती है कि इंटरिम मेंटेनेंस कैसे खारिज कराया गया। तो इंटरिम मेंटेनेंस खारिज कराने के लिए, यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस का प्रार्थना पत्र जो पत्नी द्वारा जो दाखिल किया गया 23 में, उसको खारिज कराने के लिए काम किया गया। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि जब भी कोई इंटरिम के लिए 23 का जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उसकी एक कॉपी आपको या आपके वकील को, आपके अधिवक्ता को सौंपी जाती है ऑन रिकॉर्ड, और उसमें आपका जवाब तलब किया जाता है। लेकिन बहुत से लोग हैं उस पर अपनी आपत्ति नहीं देते हैं, अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं। तो कोर्ट क्या करती है कि लड़की के पक्ष को सही सुनते हुए, यानी आपकी पत्नी के पक्ष को सही सुनते हुए एक पक्षी आदेश पारित कर देती है। लेकिन यहाँ केस में, एक भाई के केस में क्या हुआ, मैंने कराया 23 का एप्लीकेशन जो है DB एक्ट के तहत में जो अंतरिम भरण पोषण के लिए जो दाखिल किया गया था, इसमें शुरू से ही मेंटेनेंस के लिए काफ़ी खींचातानी हो रही थी। कॉपी रिसीव नहीं कराई गई, जवाब दाखिल नहीं किया गया। जब कॉपी रिसीव नहीं करी जाएगी, जब जानकारी नहीं है, जब जवाब ही दाखिल नहीं किया गया, तो मजिस्ट्रेट है उसके एफिडेविट को ही सही मानेगा। जब ये बात मेरे संज्ञान में आई तो मैंने एक काउंटर एफिडेविट फाइल करवाया, जो उसके 23 के जो एफिडेविट को, यानी कि जो उसने प्रार्थना पत्र दिया था, यानी कि एफिडेविट ही दिया जाता है, वो प्रार्थना पत्र कम एफिडेविट ही मान लो इंटरिम के लिए, उस पर हमने काउंटर करवाया CRPC के प्रावधानों के तहत कि साहब इसने जो शपथ पत्र दिया है उस पर पति की आपत्ति है कि उसकी सत्यता जांच कर ली जाए। एविडेंस एक्ट का हवाला दिया। इसमें जो पत्नी थी उसने देखा कि हमारा जो एफिडेविट है उसमें तो उसने बड़ा चढ़ा के तथ्य दे दिए थे, अब वो साबित कैसे किए जाए। और इधर से आपत्ति दे दी गई कि साहब इसको पुख्ता कर लिया जाए एफिडेविट को, क्योंकि कोई भी एफिडेविट तब तक पुख्ता नहीं है जब तक कि उसकी सत्यता की जांच ना हो जाए। जब ये बात आती है, सत्यता की बात आती है, एविडेंस एक्ट का हवाला दिया जाता है, तो जो पत्नी है वो प्रूफ नहीं कर पाती है, जवाब ही नहीं दे पाती है। और जवाब देगी भी कैसे, क्योंकि वो ऑलरेडी एफिडेविट में ये बात कह के चल रही है। फॉल्स एफिडेविट अगर आप दे रहे हैं तो 191, 193, 199, 200 IPC के तहत में आप अपराध भी कर रहे हैं। ये बात उसके समझ में आ गई। जब कोई साक्ष्य नहीं दे पाई, जब उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर पाई, तो उस एफिडेविट को खारिज किया गया। उसका जो मेंटेनेंस का जो सपना था उसको खारिज कराया गया। और उस एफिडेविट के आधार पर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो मुकदमा था, उसके पूरे मुकदमे की जड़ें कमजोर हो गई, क्योंकि जो एफिडेविट 23 में दिया गया था वही तथ्य उसके परिवाद में भी थे, वही तथ्य उसके परिवाद के साथ में जो एफिडेविट दाखिल किया गया उसमें भी थे।
वही तथ्य उसके साक्ष्य शपथ पत्र में भी थे। अब बात आ जाती है रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट की। तो रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है, जो फॉर्मेट होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जारी किया है, उसको मॉडिफाई करके गलत तरीके से दाखिल किया गया था। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मामला है डोमेस्टिक वायलेंस का, उसी स्टेज पर आके बढ़ा जाता है। अंततः क्या होता है कि वो पत्रावली खारिज की जाती है और लड़के को उसमें फायदा मिलता है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है ना, जो डीपीओ बनाता है, हर जिले में एक डीपीओ है, और जहाँ पे डीपीओ का गठन नहीं किया गया है वहाँ पे सेवादाता जो है धारा 10 के तहत में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वर्णित किया गया, जैसे एनजीओ संचालक है या कुछ भी है जो नॉमिनेट किए गए, वो भी रिपोर्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो मेंटेनेंस का जो प्रार्थना पत्र था उसको खारिज कराया गया, और लास्ट में उसी के आधार पर उसके पति को क्रूरता डिजर्शन के आधार पर बिना किसी पैसे के लेन देन के उसको तलाक कराया गया, जबकि उनका मामला करीब 10 साल से चल रहा था और उनको किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। अचानक उन्होंने मेरा नंबर देखा और मेरे घर तक आए, मेरे से बातचीत की, मुझसे मिले। मैंने उनको सारा प्रोसीजर बताया और उन्होंने उसी तरीके से काम किया जिस तरीके से मैंने उनको बताया। काफ़ी सफल हुए और उसी एफिडेविट की सत्यता जांच करने के चक्कर में वो महिला उल्टे पैर कोर्ट से भागने को मजबूर हुई। मेंटेनेंस का जो आदेश होने वाला था उसके परिवाद को रद्द किया गया, उसके एप्लीकेशन को रद्द किया गया। उसी के आधार पर लड़के को यानी पति को तलाक की डिक्री हासिल हुई, वो भी बिना किसी लेन देन के। जबकि उसकी पत्नी ने सीआरपीसी 125 के तहत में 25,000 रुपये का मेंटेनेंस का ऑर्डर करवा लिया था। उस ऑर्डर में भी 125 के तहत में भी उसको वो 25,000 रुपये नहीं देने पड़े कभी। जब उनको ये बात पता चली कि कोर्ट ने 25,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर 125 में कर दिया है, तो वो काफ़ी परेशान हो गए। और उनको मैंने बोला कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बताऊं उस तरीके से करते चले जाना और सफलता मिलेगी। मैं आगरा दीवानी कचहरी में बैठता हूँ, नीचे मेरा नंबर है। अगर आप लोग संपर्क करना चाहें तो आप लोग सशुल्क आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और फैमिली मैटर्स में जिन लोगों को झूठा फंसाया गया है उनके लिए हमेशा मैं मेहनत करता रहा हूँ और आप लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहा हूँ। और ऐसे जो फर्जी मुकदमों में जो फंसाए गए हैं, जो पीड़ित है, पीड़ित परिवार है, जो निर्दोष है, उनको बचाने के लिए मैंने अपनी एक व्यक्तिगत मुहिम चला रखी है। अगर आप लोग इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे हमारा नंबर है, यही हमारा यूपीआई है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, इस पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा में भी मिल सकते हैं। और अगर आपकी कोई समस्या है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर अपनी राय दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके साथ में अभी आपके केस में अभी क्या स्टेज चल रही है प्रोसीडिंग की, और हो सकता है कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दिया जाए, आपको बचाने का प्रयास किया जाए। ये इसलिए है क्योंकि मास मैसेज में आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हर किसी का फ़ोन उठाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताते चलें और जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। और संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे आ जाइए। 300 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने कॉल पे जनरल टॉक के लिए रखे हुए हैं। और अगर आप लोग केस स्टडी कराना चाहते हैं तो 2,000 रुपये मैंने पर केस का रखा हुआ है, उसमें हम स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है।
लीगल वे में और कैसे बचाया जा सकता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो आप लोग नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फिजूल के कॉल, फालतू के कॉल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे मोबाइल में प्राइवेसी लगी हुई है। अननोन्स कॉल्स को हम उठाते नहीं हैं और व्हाट्सएप के जरिए ही हमसे बात करें। और जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं वो लोग हमसे मिल भी सकते हैं। और अगर आपके केस आगरा में चल रहे हैं तो आप लोग हमसे तत्काल संपर्क करें और कोशिश करेंगे कि आपको बचाया जाए। धन्यवाद।